स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेकंड लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है डैम एंड रिटेनिंग वॉल। सबसे पहले हम डैम को देखेंगे कि डैम किस किस टाइप के होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से डैम जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लो हाइट डैम और सेकंड होता है हाई डैम। हाइट के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया हुआ है कि डैम दो टाइप के होंगे, लो हाइट डैम होगा और एक हाई हाइट डैम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डैम के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे डैम होता क्या है। तो डैम होता है कुछ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने एक तरफ पानी को रिटेन करने का काम करता है। ठीक है, इस जिस साइड पानी होता है उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम साइड और इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये डैम जो होते हैं वो मेसोनरी के भी हो सकते हैं, अर्दन डैम भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इसका जो डिटेल में कंस्ट्रक्शन है वो हम इरिगेशन में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या क्या हमको स्टडी करना चाहिए। तो वाटर जो होता है ये फेस, इसका ये सेक्शन जो है वो ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। उसी तरीके से एक सेक्शन इस टाइप का भी हो सकता है जिसमें कि वाटर का जो फेस है, वाटर वाली साइड जो है वो वर्टिकल हो सकती है। ठीक है, और एक हो सकता है जिसमें डायरेक्टली रेक्टेंगुलर सेक्शन डैम का हो सकता है। तो तीन टाइप के डैम के सेक्शन हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल। और ये ट्रेपेजोइडल दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाटर वाली जो साइड है वो भी इंक्लाइन फेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन डैम्स के ऊपर किस किस टाइप के फोर्सेस लगते हैं। तो दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन कौन सा आता है? लेटरल वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सिल्ट प्रेशर और अर्थक्वेक प्रेशर। सबसे पहले देखते हैं लेटरल वाटर प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर इस डैम को अगर देखते हैं, सभी डैम में फोर्सेस तो एक ही टाइप के लगेंगे, लेकिन वाटर प्रेशर कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो इस तरफ जो है वो वाटर रिटेन किया हुआ है, मतलब कि वाटर का प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा, समेशन ऑफ H, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो उसमें कौन कौन आता है? एक तो लेटरल वाटर प्रेशर आता है, वेव्स का प्रेशर आता है। अगर वेव्स बनती है तो भी वेव जो होती है वो स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसके बाद आता है सिल्ट प्रेशर। कई बार क्या होता है कि डैम के इस साइड अपस्ट्रीम साइड में नीचे सिल्ट जमा होना शुरू हो जाती है डैम के किनारे के पास में। तो उस वजह से ये जो सिल्ट है वो भी प्रेशर जो है वो डैम के ऊपर डालेगी। और फिर होता है लास्ट एक अर्थक्वेक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक। तो ये मेजर फोर्सेस जो लगते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगते हैं। इसके बाद बात आती है वर्टिकल प्रेशर की। वर्टिकल प्रेशर में एक तो सबसे मेन जो मेजर फोर्स होता है वो होता है डैम का सेल्फ वेट, ओन वेट ऑफ डैम। तो वेट हमेशा डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है उसका। तो ये हो गया वर्टिकल फोर्सेस सारे हमारे। उसमें कौन कौन आ जाएगा? ओन वेट आ जाएगा उसका खुद का, और एक आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ वाटर इफ़ इंक्लाइन फेस। ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये हम हर डैम में लगे वो ज़रूरी नहीं है। कैसे? अगर हमारा मान लीजिए इस टाइप का डैम है तो इसमें इस साइड अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर होगा उसका वर्टिकली कोई भी कंपोनेंट इस डैम के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस वाले डैम की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा इंक्लाइंड फेस है इसके ऊपर जो पानी रिटेन कर रहा है इस पोर्शन का, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन का जो पानी होगा उसका फोर्स जो है वो दो डायरेक्शन में लगेगा। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये इस वाले कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ वाटर इफ़ इंक्लाइंड फेस। तो क्योंकि इंक्लाइंड है तो यहाँ पर इस वाटर का इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, उसके दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे।
तो ये थे हमारे मेजर फोर्सेस जो कि किसी भी डैम के ऊपर लगते हैं। अब इन फोर्सेस के कारण हमको चेक करना होता है डैम की स्टेबिलिटी, कि डैम जो होता है वो किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल होना चाहिए ताकि वो जितने भी फोर्सेस आने वाले हों उनको कैरी कर सके। डैम और रिटेनिंग वॉल का जो बिहेवियर होता है जनरली लगभग सिमिलर होता है, क्योंकि डैम जो होता है वो भी एक टाइप का रिटेनिंग स्ट्रक्चर ही है। डैम जो होता है वो वाटर को रिटेन करता है और जो रिटेनिंग वॉल होती है वो अर्थ फिलिंग को रिटेन करती है। तो डैम की स्टेबिलिटी की बात करें हम तो सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से। ठीक है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में पहला जो हमारा चेक आता है वो आता है सेफ्टी अगेंस्ट टेंशन एट बेस। मतलब कि डैम जो होता है वो मेसोनरी का बना हुआ होता है या फिर ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसकी की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर होती है। तो हमको सबसे पहला चेक लगाना होता है टेंशन में कि डैम का जो बेस है वो टेंशन आने पर सेफ है या नहीं और उसमें कितना टेंशन आ रहा है। तो उसके लिए आपको लिखना है कि इसके लिए जो चेक लगता है वो मैं बोल रहा हूँ वो आप कॉपी में नोट करना। द रिजल्टेंट of the forces must pass through the middle third of the base, or in case of wall it should follow all rules of eccentric loading, जिसको कि हमने पढ़ा था कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रिजल्टेंट जो है मस्ट पास होना चाहिए विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ बेस। अब कैसे होगा ये, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा मान लीजिए एक डैम है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगते हैं ये वाले, वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं ये वाले। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर ये चेक बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है वो बेस के हमेशा मिडिल थर्ड से पास होना चाहिए। तो ये हमारा बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक डैम का, तो इसके हम अगर 3 पार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो पास हो रहा है वो इस बीच वाले पोर्शन में से ही कहीं से ऐसे ऐसे या ऐसे पास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जितने भी हमने इसेंट्रिसिटी वाले रूल्स पढ़े कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में, वो भी लगभग इसी से रिलेटेड थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कॉलम में जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होनी चाहिए, और होती भी है तो भी विद इन द लिमिट। उसके लिए हमने इसेंट्रिसिटी के चेक पढ़े थे ई मिनिमम के। जैसे कि मान लीजिए एक ये रेक्टेंगुलर हमारा कॉलम था, तो उसमें हमने मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले पढ़े थे, मिडिल थर्ड रूल पढ़ा था, क्वार्टर रूल पढ़ा था, तो वो वहाँ से इसमें भी एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड चेक होता है वो होता है सेफ्टी अगेंस्ट कंप्रेशन एट बेस। ठीक है, टेंशन का चेक लगा दिया कि रिजल्टेंट जो है वो मिडिल थर्ड से पास होना चाहिए, और कंप्रेशन के लिए चेक लगाते हैं तो इसी चेक को हम फॉर क्रशिंग भी बोल सकते हैं, फॉर क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लो कि ये कंप्रेशन जो है वो आता कैसे है, ये टेंशन जो है वो आ कैसे रहा है। तो ये हमारा मान लीजिए डैम है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के कारण डैम जो होगा, क्योंकि इधर वाटर है उस वजह से डैम इस डायरेक्शन में ओवरटर्न करने का काम करेगा।
तो अगर डैम इस डायरेक्शन में ओवरटर्न होने की कोशिश करता है तो इस वाले जोन में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और इस वाले जोन में क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो ये हम चेक लगा रहे हैं कि अगर फोर्सेस के कारण डैम अगर कंप्रेशन और टेंशन आने की स्थिति में होता है तो कितना टेंशन आना चाहिए परमिसिबल और कितना कंप्रेशन आना चाहिए परमिसिबल। तो हमने टेंशन के लिए तो चेक कर लिया कि रिजल्टेंट जो है वो मिडिल थर्ड से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्टेंट एक लिमिट के अंदर तक रहा तो ठीक है, डैम ओवरटर्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डैम अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में चला गया तो देख के ही पता चल रहा है कि ज़्यादा इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाने के कारण डैम इस डायरेक्शन में पलटने की कोशिश करेगा और इधर टेंशन जो है वो हमारी परमिसिबल लिमिट से बढ़ जाएगा। तो सेकंड हम देख रहे हैं कंप्रेशन के लिए चेक, जिसमें कि कंक्रीट जो है वो क्रश होने की स्थिति में होती है। इसके लिए जो भी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है डैम के बेस पर आने वाली, वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए सेफ या फिर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कि जितनी भी मैक्सिमम स्ट्रेसेस आने वाली वो सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस से लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए, तब हमारी मेसोनरी जो है वो कंप्रेशन में या फिर क्रशिंग में सेफ रहेगी। अब इन दोनों कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण जो कंबाइन इफेक्ट डैम के ऊपर आता है उसकी वजह से उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों का कंबाइन एक्शन जो होता है डैम के ऊपर वो कैसे होता है। तो उसके लिए डैम पर कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है और एक वर्टिकल लग रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमने एक फिगर बनाया है डायग्राम, जिसमें कि वर्टिकल फोर्सेस समेशन वी है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन एच है और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आर है। और डैम का, क्योंकि डैम इस डायरेक्शन में ओवरटर्न होने की कोशिश करता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं हील और ये हमारा हो जाएगा टो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब इसमें देखेंगे कि देखो वर्टिकल फोर्सेस के कारण डैम के बेस पर कौन सी स्ट्रेसेस आएगी, वर्टिकल फोर्सेस के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम उसका डायग्राम बनाते कुछ इस टाइप से, ये हमारी बेस लाइन है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो लगेगी वो यूनिफॉर्मली लगेगी पूरे के ऊपर। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये है बेस लाइन हमारी, यहाँ से नीचे की तरफ हमने बनाया है स्ट्रेसेस को, और डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो लगती है कंप्रेसिव स्ट्रेस उसको मान अपन देते हैं P0 और ये होता है पॉजिटिव में। ठीक है, ये है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब सेकंड स्ट्रेस कौन सी लगती है, इसका ये हम एक्सिस बना देते हैं। ये होती है हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस, और ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होती है वो किस कारण डेवलप होती है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण, जिसको कि हम दे देते हैं PB। ठीक है, और ये जो हमारा एक्सिस बना देते हैं ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर बेस लाइन ये थी, बेस लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो लग रही थी वो हो गई हमारी P0 और उसको हमने पॉजिटिव लिया है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस हैं, सिंपल सा है, कोई भी ऊपर से फोर्स लगता है तो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है, तो बेस पर यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बन गई।
अब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण क्या होगा, डैम जो होगा वो बेंड होने की कोशिश करेगा। तो बेंड होने के कारण इस वाले पोर्शन में क्या आता है, कंप्रेशन, और इस वाले पोर्शन में क्या आता है, टेंशन। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो इस न्यूट्रल एक्सिस ये रहा, मतलब ये बैलेंस पॉइंट है, यहाँ से इधर ओवरटर्न हो रहा है, तो इसके इस पोर्शन में तो आएगा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन को हमने पॉजिटिव माना था, तो यहाँ पे देखिए नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हमने पॉजिटिव में बनाएंगे इसको, ठीक है। और इस वाला जो साइड है, ये वाला जो पोर्शन है, इधर टेंशन डेवलप होगा। तो क्योंकि हमने कंप्रेशन को पॉजिटिव दिया है, तो टेंशन को हमको नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला जो है वो बेस लाइन के नीचे बन रहा है और नेगेटिव वाला जो है वो बेस लाइन के ऊपर बन रहा है। ये दोनों फिगर कंप्लीट है, क्लियर है। ये जो फोर्स है वो कंप्रेशन के कारण है, ये वाला फिगर, और ये वाला जो है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस के कारण है। बेंडिंग स्ट्रेसेस में इस वाले टो वाले पोर्शन में तो आता है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन जोन ये बन गया, और हील वाले पोर्शन में आता है टेंशन, तो टेंशन हमने नेगेटिव में लगा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हमने लिखा क्या है, ड्यू टू द वर्टिकल लोडिंग देयर विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। वही बात लिखी है कि वर्टिकल लोडिंग के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होगी एट द बेस, ठीक है, बेस पर, और उसको हम डिनोट करते हैं P0 से। बेंडिंग स्ट्रेसेस में डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है उसको P0 से डिनोट करते हैं। एंड ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल लोडिंग देयर विल बी बेंडिंग स्ट्रेसेस, एंड उनको डिनोट करते हैं PB से। ये हमने डायरेक्ट कंबाइंड एंड बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो P0 हो गया, PB हो गया, तो फाइनल टोटल स्ट्रेसेस कितनी हो जाएगी, टोटल स्ट्रेसेस इज इक्वल टू P0 प्लस माइनस PB। और प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं, जब मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी हो तो P0 प्लस PB हो जाता है, और मिनिमम निकालना हो तो P0 माइनस PB हो जाता है। अब इन दोनों का वैल्यूज़ जो होती है, हमने उस पुराने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। P0 का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, एंड PB का होता है M अपॉन I इंटू Y। तो इन दोनों स्ट्रेसेस को हमने यूज़ करके और डिराइव किया है डैम के रेस्पेक्ट में, और उससे जो हमको फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है W अपॉन B 1 प्लस माइनस 6E अपॉन B। ये है डैम के बेस पर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला, क्लियर है। अब हम इसमें इस वाले फिगर में आगे बढ़ते हैं। ये तो दोनों फिगर जो थे वो अलग अलग थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस को अलग से शो किया हुआ था, बेंडिंग स्ट्रेसेस को अलग से शो किया हुआ था। अब लेकिन ये दोनों लगते तो कंबाइन है, एक के साथ एक है, तो हम अब इनको कंबाइन करके देखते हैं। तो इसमें हमारे 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस अगर हम बनाते हैं, दोनों को ऐड करना है। अब तो सबसे पहले P0 को ड्रॉ कर देता हूं मैं। मान लीजिए ये यहाँ से हमारा हो गया P0, ठीक है। अब इस P0 में हमको PB को ऐड करना है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ठीक है, तो पॉजिटिव में इधर वाला तो ये पोर्शन भी पॉजिटिव में, तो मतलब कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसके नीचे की तरफ और बनेगा ये। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसे हुआ देखो, इतना जो पोर्शन था ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा था, ये वाला P0 जो कि पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसी में हमको इसको भी कंबाइन करना है, तो ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो दोनों ऐड होंगे। तो ये पोर्शन जो है वो P0 का हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन था वो PB का हो गया, और ये सारे ऐड हो गए, ठीक है। अब इधर इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो ये जो पूरा पार्ट था वो तो था P0, ठीक है, लेकिन इतने वाले P0 में से ये PB जो है वो माइनस का है, तो इतना जो ये PB होगा ये है माइनस हो जाएगा उसमें से। तो नेट कितना बचेगा हमारे पास, ओनली ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके इतना ऊपर ऊपर का, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन हो गया वो तो माइनस हो गया, ये वाला, क्लियर है। अब ये जो केस बना, इस केस में हम देख रहे हैं कि P0 था इतना और PB को हमने लगाया छोटा, मतलब कि ये कंडीशन तब होगी जब P0 इज़ ग्रेटर देन PB होगा, कि डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस से ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो देखेंगे कि इस वाले पोर्शन में टोटल कितना हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के दोनों बन रहे, तो मतलब कि कंप्रेशन आ रहा है इस वाले एंड पर क्योंकि पॉजिटिव है टोटल, और यहाँ पर भी नेट कितना बन रहा है, नेट इतना मिल रहा है हमको, ये वाला पोर्शन जो है वो नेट का है क्योंकि Pb था पॉजिटिव का, उसमें से सॉरी P0 था पॉजिटिव का, उसमें से Pb जो है वो नेगेटिव का माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, P0 माइनस Pb बचा ये वाला पोर्शन, लेकिन ये भी होगा तो पॉजिटिव का ही, तो मतलब कि दोनों एंड पर हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव क्या होता है, कंप्रेशन, मतलब कि दोनों सिरों पर अभी फ़िलहाल कंप्रेशन आ रहा है, और किस कंडीशन में आ रहा है, जब P0 जो है वो ग्रेटर देन है Pb के। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम P0 और Pb को बराबर करके देखेंगे तो क्या स्थिति बनती है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, Pb को बढ़ा रहे हैं, अभी Pb थोड़ा कम था, अब हमने Pb को थोड़ा बढ़ाया और उसको P0 के बराबर कर देंगे, तो उसका फिगर कैसा बनेगा। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस का बनाते हैं, यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसको हम इधर बना देते हैं। तो इसी पोर्शन के नीचे बनाना है हमको, तो सबसे पहले P0 वाला ड्रॉ करते हैं, ये हमारा P0 हो गया कंप्रेसिव, ठीक है। अब हमको इसमें ऐड करना है Pb को, और हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो केस था वो तो था P0 इज़ ग्रेटर देन Pb का। अब हम जो केस बना रहे हैं वो बना रहे हैं P0 इज़ इक्वल टू Pb का, ठीक है। तो जितना P0 है ये P0 प्लस का होता है, ठीक है। अब हमको इसमें Pb को ऐड करना है, तो Pb का डायग्राम ये वाला होता है, तो P0 जितना है उतना का उतना Pb भी बनाना है, तो ये कुछ इस टाइप से बनने वाला है। क्लियर है। क्यों मैंने अब इसको देखो यहाँ पर क्यों मिलाया, इसमें जो है वो थोड़ा सा नीचे मिलाया था क्योंकि P0 बड़ा था Pb छोटा था, लेकिन यहाँ पर P0 और Pb दोनों बराबर है, तो जितना P0 होगा, ये P0 की वैल्यू थी, ये हाइट P0 थी, और Pb भी तो इतना ही है, तो दोनों ही सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हो क्या रहा है, तो यहाँ पर नेट कितना बनेगा, तो इधर तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस इस एक्सिस के इधर, तो दोनों P0 थे, मतलब सॉरी पॉजिटिव थे दोनों, तो इधर टोटल जो हो जाएगा वो कंप्रेशन आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, P0 प्लस Pb के बराबर टोटल हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा P0 प्लस Pb। यहाँ पर भी P0 प्लस Pb हो सक रहा है, इधर हो गया था P0 माइनस Pb। अब देखो इधर तो हो गया P0 प्लस Pb और दोनों पॉजिटिव के हैं, तो कंप्रेशन आ गया। अब इस पेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो P0 और Pb दोनों बराबर है, और P0 जो होता है वो कंप्रेशन का होता है, और यहाँ पर जो Pb होता है वो टेंशन का होता है, तो दोनों इक्वल पार्ट है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो हमारे पास नेट वैल्यू बचेगी वो ओनली इधर इतनी ऊपर ऊपर की ही बचेगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो गया प्लस और माइनस से, तो यहाँ पर देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस कितनी हो गई, 0 हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेट कितना बचा हमारे पास, P0 माइनस Pb, और P0 और Pb दोनों इक्वल है, उस वजह से नेट हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 0। तो देखेंगे धीरे धीरे जब हम Pb की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास इधर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कम होती जा रही है। यहाँ पर क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी थी, इतनी हाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हमारे पास थी, मतलब कि पॉजिटिव कंप्रेशन आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही हमने P0 को Pb के बराबर कर दिया, तो इधर तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बढ़ गई, लेकिन इधर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस बिल्कुल 0 के बराबर हो गई। तो अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि अब हमने अगर और बेंडिंग स्ट्रेस को बढ़ाया तो इस वाले हिस्से में टेंशन आना शुरू हो जाएगा, और वो हमको परमिसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस जोन में टेंशन आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेसोनरी का बना हुआ होता है, और मेसोनरी जो होती है वो टेंशन में वीक होती है।
तो अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे P0 इज़ लेस देन PB वाला केस। ठीक है, तो वापस से कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्रॉ करते हैं अपन। ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस है और ये हमारी बेस लाइन है। तो इसके नीचे इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें इस वाले PB वाले डायग्राम को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो कितना है, ये तो होता है P0 डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब हमको इस वाले में PB ऐड करना है। तो PB इधर तो पॉजिटिव का ही होता है, तो वो भी इधर नीचे ऐड हो जाएगा इसके साथ में। लेकिन अब जो P0 है वो PB से छोटा है, मतलब कि PB को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मान लो हम PB को थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं। तो ये केस कैसे जाने वाला है, अब ये कुछ इस टाइप से जाने वाला है। क्लियर है, इतना ये हो गया PB। और इधर देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला हाइट, इसको क्या नाम दिया था हमने, ये वाला कौन सा है, P0 है ना, ये P0 है, ये वाली हाइट। और ये वाली हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली हाइट PB है। तो ये वाली जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी PB। ठीक है, तो अब हम इधर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो चलो कंप्रेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले इधर कंप्रेशन थोड़ा कम था, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया। तो यहाँ पर तो कंप्रेशन बहुत बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इस तरफ हम देखेंगे कि अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो कम हो गई है और बेंडिंग स्ट्रेस उससे ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर नेट जो आ जाएगा वो नेट टेंशन आ जाएगा और कंप्रेशन वाला जो है वो माइनस हो जाएगा। ये इतना वैल्यू हमारे पास टेंशन की आने वाली है। अब क्लियर है, तो इस तरीके से जैसे जैसे अपन बेंडिंग स्ट्रेसेस को बढ़ाते जाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो थी वो बेंडिंग स्ट्रेस से ज़्यादा थी, फिर डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को हमने बराबर कर दिया और उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेस को हमने बेंडिंग स्ट्रेस से कम कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेसेस बढ़ती जा रही है तो टो वाले पोर्शन में कंप्रेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन बॉटम हील वाले पोर्शन में जो है वो धीरे धीरे कंप्रेशन कम होता जा रहा है और टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो इस केस से निपटने के लिए हमको क्या करना होता है, हमने अभी पढ़ा था कि रिजल्टेंट जो होता है वो मिडिल थर्ड से पास होना चाहिए, ताकि हमारी कंडीशन जो है वो ये सेफ कंडीशन है, बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये इससे जैसे ही बेंडिंग स्ट्रेस थोड़ी भी बढ़ेगी तो हमारे हील वाले पोर्शन में टेंशन आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी आइडियल कंडीशन है। अब ये पहले जो पढ़ा हमने वो था स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, अब सेकंड है हमारा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में वापस से दो आते हैं, सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एट बेस और सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ठीक है, स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग क्या होती है, सबसे पहले स्लाइडिंग की बात करें तो ये हमारा डैम है, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वर्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण डैम जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको रोकने की कोशिश कौन करेगा, तो बेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डैम को स्लाइड होने से रोकेगा। तो उसके लिए ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन एच डैम हैव द टेंडेंसी टू स्लाइड। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो लगता है म्यू समेशन डब्ल्यू। यहाँ पर हमने वर्टिकल फोर्स को V लिखा था, तो या तो वेट लिख दो यहाँ पर या फिर V लिख दो, दोनों सेम है। ठीक है, तो म्यू समेशन W जो होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर म्यू क्या होता है, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स डैम हैव टेंडेंसी टू स्लाइड, द फ्रिक्शन फोर्स म्यू समेशन डब्ल्यू शुड बी मोर देन द स्लाइडिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बेस पर स्लाइडिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो हमारा डैम में सेफ होगा अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो इसके लिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी लगती है,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग का फॉर्मूला होता है रेस्ट्रेनिंग फोर्स डिवाइडेड बाय स्लाइडिंग फोर्स। रेस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सा है? रोकने वाला, जो फोर्स रोकता है, और स्लाइडिंग फोर्स कौन सा है? जो स्लाइड करने की कोशिश करता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा रेस्ट्रेनिंग फोर्स, रोकने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू समेशन डब्ल्यू, और डिवाइडेड बाय स्लाइड करने वाला फोर्स कौन सा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो समेशन एच फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। सेकंड हम देखते हैं सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग मतलब डैम जो होता है वो पलटने की कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो ओवरटर्निंग के लिए हमारे पास द ओवरटर्निंग मोमेंट शुड बी लेस देन द रेस्ट्रेनिंग मोमेंट। जो ओवरटर्न करने वाला मोमेंट है, ऐसा मोमेंट जनरेट होते हैं इस बेस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। तो बेंड जो डैम है वो इस डायरेक्शन में बेंड होने की कोशिश करता है। तो जो ओवरटर्न करने वाला मोमेंट है वो लेस देन होना चाहिए किससे? रेस्ट्रेनिंग मोमेंट से। इस वाले कंपोनेंट के कारण तो होता है बेंडिंग, मतलब कि ओवरटर्न होने की कोशिश करेगा, और इस वाले कंपोनेंट के कारण डैम अपनी स्थिति में बने रहने की कोशिश करेगा। तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट, और रेजिस्टिंग मोमेंट को अपन लिख दिया समेशन ऑफ एम आर रेजिस्टिंग, और ओवरटर्निंग मोमेंट को हमने लिख दिया समेशन ऑफ एम ओ ओवरटर्निंग मोमेंट। तो ये दोनों हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और इनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो लिमिट होती है कि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी ग्रेटर देन 1.5 ऑलवेज, और ये वाली भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमेशा 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। कहीं कहीं इसको 1.55 भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डैम वाला टॉपिक। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटेनिंग वॉल और चिमनी वाला स्टडी करेंगे।